हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द यूएलएस एकेडमी। बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको प्यार भरा आशीर्वाद मेरा। और आप लोग का जो इंतजार की घड़ी थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं आ गया हूं। आज से क्लास आप लोग का स्टार्ट हो गया है। और जितने सारे आपके फिजिक्स के अंदर डाउट होगा, जितने सारे बायोलॉजी के अंदर डाउट्स होगा, जितने सारे केमिस्ट्री के अंदर डाउट होगा, वो सारे डाउट आपके इस लेक्चर के माध्यम से खत्म हो जाएंगे बच्चों। तो आज मैं आप लोग के सामने फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं इस सेशन में, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो बच्चों, ये चैप्टर ऐसा है जिसको जो आप लोग क्लास के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 9th क्लास के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि चैप्टर डिफिकल्ट है। बच्चों, इतना चैप्टर आसान कोई चैप्टर है ही नहीं फिजिक्स में, ठीक है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन आप लोग को दिक्कत क्या है कि आप लोग कंसेप्चुअली समझने की कोशिश नहीं करते हो, है ना। आप लोग को ऊपर ऊपर पढ़ाया भी जाता है और आप ऊपर ऊपर समझ करके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते। लेकिन बच्चों, यहाँ पे फुल डिस्कशन, फुल डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। आपके लेवल से भी अच्छे लेवल से पढ़ाया जाएगा, और जीरो लेवल से लेकर के हायर लेवल तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। और आप ही क्वेश्चन बनाओगे। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है फिजिक्स में, वो बच्चा इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल बनाने वाला है, थ्योरी अच्छे से समझने वाला है। तो बच्चों, ध्यान से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और एवरीडे आपका सेशन चलेगा, एवरीडे आपका क्लास चलेगा, है ना। मैं यहां से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही पार्ट मैं कवर करूंगा। और जितने सारे आपके डाउट्स हैं वो मैं लाइव क्लास के थ्रू आप लोग का डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। सो आप लोग बस पेशेंस के साथ देखिए, जो चीज नहीं समझ में आए उसको नोट डाउन करके रखिए, ये चीजें मुझे समझनी है। बार बार लेक्चर को रिपीट करके देखिए, ताकि एक बार में लेक्चर अगर समझ में नहीं आए तो आप रिपीट कर सकते हो। और जो बच्चे जिसको अच्छे से समझ में आ रहा है, जिसको अच्छे समझ में आ रहा है, वो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है ना। मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ, मैं पूरी अपने दम के साथ इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं, एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वर्क क्या है, ठीक है। तो वर्क का बच्चा दो मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। एक हम लोग डेली लाइफ में जो वर्क करते हैं वो भी एक वर्क है, और एक फिजिकल वर्ल्ड में एक अलग वर्क है। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क का डेफिनेशन कुछ और है, और हमारे डेली लाइफ में वर्क का डेफिनेशन कुछ और है। जैसे मैं एक बात करूं, जीवन के सबसे डिफिकल्ट काम कर रहे हो आप, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो जब पढ़ाई करोगे तो आपका पढ़ाई करने में मन तो लगेगा नहीं। एक न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, दूसरा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। या फिर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, दूसरे का नहीं आ रहा है, तीसरे का नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हो और बिल्कुल टायर्ड महसूस करते हो आप। तो क्या आपने काम किया? यस, बिल्कुल काम किया, तभी तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं थक चुका हूं। तो बच्चों, ये आपका एक प्रकार का वर्क है। लेकिन ये वर्क फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप एक जगह पर पढ़ रहे थे, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे, और नहीं आपका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो बच्चों, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको हम लोग वर्क नहीं कहेंगे, लेकिन डेली लाइफ में इसको हम लोग वर्क कहेंगे। सपोज कीजिए, आप एक वॉल को, जो एक दीवार है, उसको जोर से धक्का दे रहे हो आप। सपोज करो मैं इस बोर्ड को जोर से धक्का दे रहा हूं, तो मैं इस बोर्ड पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। अगर बच्चों मैं दिन भर ऐसे करता रह जाऊं, या फिर 1 घंटा ऐसे करता रह जाऊं, तो मेरी बॉडी की एनर्जी पूरी लॉस हो जाएगी, और मुझे बहुत तेजी से भूख लग जाएगा, है ना। क्योंकि बॉडी के अंदर फोर्स का मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारा एनर्जी इस फोर्स को लगाने में क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। लेकिन बच्चों, हम वॉल को पुश कर रहे हैं, लेकिन वॉल के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब वॉल अपनी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है। तो हम इसको वर्क नहीं, वर्क कहेंगे। डेली लाइफ में तो वर्क है, हमारा एनर्जी लॉस हुआ है तो वर्क है। लेकिन बच्चों, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं है। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क तब कहलाएगा जब इस वॉल के अंदर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट आ जाता। लेकिन वॉल अपने जगह पे है, इसलिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, इसीलिए कोई आपने वर्क नहीं किया। तो बच्चों, फिजिकल हमारे डेली लाइफ में वर्क का मतलब कुछ और है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क का मतलब और है। लेकिन एक चीज बच्चों ध्यान दीजिए आप, कि एनर्जी जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ये बताता है कि आपके अंदर कितना आप वर्क कर सकते हो। यानी कि एनर्जी और वर्क बच्चों इंटर कन्वर्टेबल है ना। यानी कि वर्क को एनर्जी बना सकते हो, और एनर्जी को वर्क बना सकते हो। सपोज करो हमारे बॉडी में एनर्जी है, तो मैं वर्क कर सकता हूं। और सपोज करो कोई काम अगर हो रहा है, तो बिना एनर्जी का तो हो नहीं रहा होगा। यानी कि एनर्जी एंड वर्क इंटर कन्वर्टेबल है बच्चों। इसलिए वर्क का भी यूनिट एसआई यूनिट जूल होता है, और एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। इस दोनों को हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
सो एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है वर्क ट्रांसफर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोर्स। तो बच्चों मैं यही तो बात कर रहा हूं कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो आपके पास एनर्जी होना चाहिए, अगर आपके पास एनर्जी है तो आप फोर्स लगाने के लायक हो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा बच्चों। सो देखिए फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क का यही डेफिनेशन है, छोटा सा डेफिनेशन है, वर्क इज डन बाय अ फोर्स। बच्चों किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जाता है ना, किसी बॉडी पे, और उसका जो प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बच्चों जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन। और मैं यहां पे अगर एक और अच्छे से इस डेफिनेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड बना दूं तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे बच्चों मैं इंक्लूड कर सकता हूं इसमें डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है यहां पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग एक छोटा सा यहां पे इस सेंटेंस का मीनिंग समझ जाते हैं कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो बच्चों वर्क डन का सिंबल होता है W, W इज इक्वल टू फोर्स डॉट, फोर्स बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इस पे एरो लगा दीजिए, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इस पे भी आप एरो लगा सकते हैं, और बीच में बच्चों ये डॉट लिख दिया। डॉट का मतलब मीनिंग होता है मतलब मल्टीप्लाई दोनों में। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एस क्या है, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है आपका और ये फोर्स है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा हम आप लोग को यहाँ पे समझाते हैं कि देखिए यहां पे समझिए आप लोग ध्यान से, मैंने यहां पे लिखा वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। सो बच्चों ये जो डॉट है ना, आप लोग क्लास 11th में जाकर के पढ़ोगे, दो चीज पढ़ोगे, एक पढ़ोगे बेटा डॉट प्रोडक्ट, क्या पढ़ोगे, डॉट प्रोडक्ट, और एक पढ़ोगे आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट। और ये बच्चों जब आप वेक्टर का स्टडी कीजिएगा तो उस समय ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि बच्चों अगर कोई क्वांटिटी ए है और डॉट लगा दिए, बीच में कोई क्वांटिटी बी आ गया, तो इसका मतलब होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और बच्चों अगर इसी ए क्वांटिटी के साथ मतलब फिजिकल क्वांटिटी के साथ और बी ए क्रॉस बी कर दिए तो इसका मतलब आ जाएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट यहां पर भी देखिए डॉट प्रोडक्ट से ही इसका वर्क का डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों मैं लिख सकता हूं यहां पे एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ध्यान से देखिए कि एक वेक्टर, ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो बच्चों ये जो क्वांटिटी आती है वो आती है स्केलर क्वांटिटी। क्या आती है, ये स्केलर क्वांटिटी। यानी कि यहां पर कोई वेक्टर का नोटेशन नहीं रहेगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये वर्क कैसा है, ये वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग सिर्फ एस एफ एस कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर थीटा क्या होगा, थीटा होगा बेटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपके पास एक डेफिनेशन मिल गया बच्चों, फोर्स W इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, इसको मैं मिटाता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटाऊंगा। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं, वर्क इज इक्वल टू आ गया एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब एफ एस कॉस थीटा लगा दिया है तो यहाँ पे डॉट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वांटिटी आती है ना, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आपने ए क्रॉस बी निकाला है और ए बी साइन थीटा आएगा, ये बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ये कैसा क्वांटिटी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। इसीलिए हम लोग इस तरह से वर्क को नहीं लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर, इस तरह से हम वर्क को नहीं लिख सकते हैं, ये टोटली रॉन्ग है ना, इस तरह से आपको नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि बच्चों एफ क्रॉस एस का मतलब होता है ये जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे एफ एस साइन थीटा आ जाएगा और इसके साथ एक डायरेक्शन आ जाता है बच्चों, है ना, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी देता है।
इसलिए हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, तो सिंपली हम इसी तरह से लिखेंगे W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और ये टोटल क्वांटिटी क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है बच्चों, सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि वर्क इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो बच्चों वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है बच्चों जूल। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जिसको हम लोग जे से भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको वर्क लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं 10 जूल, 15 जूल है, 116 जूल, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पे मैं बात करता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से इधर कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में, थीटा जो है बच्चों एंगल है दोनों के बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। सपोज करो मान लो एक हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, और आप जो बच्चों यहां से ऐसे फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग ये तो हॉरिजॉन्टल कहलाता है, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा। अगर मान लो ये ब्लॉक जो है यहां से ये टहल करके देखो, यहां से टहल करके मान लो ये ब्लॉक यहां चला गया। ठीक है, यहां चला गया। ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ s। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और बच्चों अगर मान लो अगर हम सिर्फ इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच का बेटा एंगल जो होगा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, चूंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा एफ इंटू मतलब एफ एस, है ना, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि यहां से टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बस इतनी ही बनेगी, एफ इंटू एस। ठीक है, एफ इंटू एस। ठीक है, तो हमारे पास ये ध्यान से देखिए आप लोग, W बराबर एफ एस, ये जो वर्क डन का वैल्यू आ गया, ये कब आया, जब थीटा बराबर 0 डिग्री था, मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री था। ठीक है, यहां पे अब दूसरा केस देखेंगे यहां पे कि दूसरे केस में क्या होता है। देखिए जैसे मान लो, यहीं पे समझते हैं, जैसे मान लो अगर मान लो यहां पे इस तरह से फोर्स लग रहा है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है, तो यहां पे हम लोग मान लेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यही कंडीशन यहां पे देखते हैं हम लोग कि एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसके ऊपर इस तरह से फोर्स लग रहा है mg, फोर्स लग रहा है mg, और बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहां पे आप देख सकते हो 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री है, तो यहां पे वर्क डन जब आप निकालोगे, वर्क डन बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। तो बच्चों कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, है ना, कॉस 90 की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि वर्क डन यहां पे क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, कब, जब एंगल दोनों के बीच का कितना रहे 90 डिग्री रहे। तो ये सब छोटी छोटी चीज है, ये आप लोग को पता होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है, देखिए अब देखिए यहां पे जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, अब ये सरफेस रफ है, रफ सरफेस है। ठीक है, अब यहां पे ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अगर यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, अब आपने इधर फोर्स लगाया F। ठीक है, और बच्चों ये ब्लॉक जो है यहां से, ये A मास का ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है यहां से यहां तक आ गया। ठीक है, और ये ब्लॉक बेटा यहां से यहां तक इस डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जैसे ही आपने फोर्स लगाया इसके अंदर मोशन हुआ, अब इधर फ्रिक्शन भी लगेगा ना, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं आप लोग को, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं इसको। देखिए ध्यान से,
देखिए बच्चों, यहां पर कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चों, हम लोग लिखेंगे यहां पे वर्क डन बाई एफ। ठीक है, ये आप जो फोर्स लगाए हो, यानी कि ये कैसा फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये आप लगा रहे हो, है ना। तो आपके कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो एक सेकेंड, आप फोर्स का डायरेक्शन किधर लगा रहे हो, आप फोर्स का डायरेक्शन इधर लगा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। इस कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो यहां पे इसके कंडीशन में वर्क डन जो होगा बच्चों, एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री, और हम जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहां से वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इंटू एस। ठीक है, अब यहां पर देखिए, देखो लेकिन यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स तो इधर लग रहा है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो ऐसा होगा कि यहां पे जो थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री, जब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में फोर्स लग रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में फोर्स लग रहा है तो इस कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो 180 डिग्री अगर यहां पे पुट करेंगे बच्चों, तो cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, और सॉरी ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। ठीक है, और W बराबर हो जाएगा -F इंटू एस। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि एक कंडीशन में वर्क की वैल्यू आ रही है F इंटू एस, एक कंडीशन में वर्क की वैल्यू आ रही है 0, और एक कंडीशन में वर्क की वैल्यू आ रही है -Fs। यानी कि बच्चों एक चीज हम लोग यहां फिक्स कर चुके हैं कि वर्क जो होगा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग स्टार मार्क लगा करके, वर्क मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो बच्चों वर्क जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं केस बना करके, फिर हम लोग समझेंगे कि वर्क डन 1 कब होगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हमने यहां पर 3 केस लिया। केस 1 में बच्चों व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इस कंडीशन में देन वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, केस 2 में बच्चों, केस 2 में हमने देखा, केस 2 में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड केस 3 में बच्चों देखा हमने, केस 3 में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन W बराबर -F इंटू एस। ठीक है बच्चों, सो इस कंक्लूजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि फोर्स 0 हो सकता है, फोर्स नेगेटिव हो सकता है, और फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है। सो बच्चों व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क। तो बच्चों वर्क का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है F इंटू एस। ये F इंटू एस कब होगा, व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री। जब बच्चों थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो फोर्स वर्क डन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि वर्क आपका मैक्सिमम होगा। कब, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू बेटा होगा ये F इंटू एस। ठीक है, अब SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क। तो बच्चों वर्क का SI यूनिट क्या होता है, तो वर्क का SI यूनिट बेटा होता है जूल। ठीक है, इसको कैपिटल लेटर J में दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि अच्छा वर्क और एनर्जी दोनों का SI यूनिट क्या होता है, जूल। क्यों, क्योंकि वर्क जो होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और
एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसलिए दोनों का एक ही यूनिट होता है जूल। ठीक है। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो बच्चों वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो वर्क का सीजीएस यूनिट होता है बच्चा अर्ग, ORG। और इसका जो रिलेशन होगा बच्चों 1 जूल जो होगा वो इक्वल टू होगा 10 टू द पावर 7 अर्ग, है ना। ठीक है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट का मतलब बच्चों C फॉर सेंटीमीटर, है ना, G फॉर ग्राम और बच्चों S फॉर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। लेकिन ये तो 3 की बात है बच्चों, और बहुत सारे जो क्वांटिटी होता है उसका अलग अलग यूनिट में अलग अलग नाम है। जैसे वर्क का एसआई सिस्टम में हम लोग जूल यूनिट देते हैं, लेकिन सीजीएस सिस्टम में हम लोग अर्ग बोलते हैं उसको। और दोनों में रिलेशन क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि वर्क डन जो है बच्चों, अगर वर्क डन है, वर्क डन की वैल्यू अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो ये बच्चों कब होगा? वर्क डन कब होगा? 1। तो 1 होने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन when a force of 1 न्यूटन displaces a body by 1 मीटर। बच्चों एक हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, एक हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस को ध्यान से देखिएगा, इस सरफेस के ऊपर बच्चों हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। 1 न्यूटन का क्या लगाया? इसके ऊपर फोर्स लगाया। और बच्चों ये जो बॉडी है यहां x इज इक्वल टू 0 पर अभी है और ये बॉडी बेटा यहां पहुंच गई। ठीक है, कहां पहुंच गई? x बराबर 1 मीटर पे। मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट s बराबर 1 मीटर हो गया। तो बच्चों ये 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है और 1 न्यूटन फोर्स लगने के कारण 1 मीटर यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि वर्क डन यहां पर कितना हुआ है बच्चों? तो लिखोगे 1 जूल। वर्क डन क्या लिखोगे? 1 जूल। तो बच्चों इसी को इस वर्ड में लिखा हुआ है 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन when a force of 1 न्यूटन, कितना न्यूटन? फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर। ये बच्चा ये बॉडी जो है ये 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। किसके कारण डिस्प्लेस हुआ है? 1 न्यूटन फोर्स लगाने के कारण डिस्प्लेस हुआ है। तो हम लोग उसको बोलेंगे 1 न्यूटन इन द इट्स ओन डायरेक्शन। ओन डायरेक्शन मतलब जिधर बच्चों फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब यहां पर F इंटू एस की जो वैल्यू आ गई बच्चा वो आ गई 1 जूल। 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल कब होगा ये? ठीक है, यानी कि 1 जूल ध्यान से देखिए 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तभी तो आएगा। अगर 1 न्यूटन को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 ही ना आएगा। इसीलिए हम लोग यहां पर W बराबर क्या लिख सकते हैं? हम लोग 1 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे, है ना, कुछ डिफरेंट केसेस है और ये केसेस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी ज्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स पहले समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है बच्चों जब कोई सर्कल में, कोई भी बॉडी जब सर्कल में घूमती है और कोई रेडियस के लॉन्ग फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज करो, मान लो एक काम करोगे आप ना, एक रस्सी ले लो और उस रस्सी में छोटा सा पत्थर बांध लो और जोर से गोल गोल घुमाओ ऐसे। जब वो रस्सी ऐसे घूमेगा तो रस्सी के अंदर टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन का मतलब होता है तनाव। रस्सी खींचेगा तो खींचने को इसको बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। लेकिन बच्चों ये फोर्स किधर लग रहा है? आपके हाथ, जैसे उंगली घुमा रहे हो आप जोर जोर से, उंगली की तरफ आपका फोर्स लग रहा है ना। तो आप देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये बच्चों सर्कुलर पाथ है और ये सर्कुलर का एक सेंटर है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी पत्थर को आप इस तरह से फेंक रहे हो ऐसे, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर मान लो कोई भी राउंड, अगर कोई राउंड ट्रैक है, मतलब सर्कुलर ट्रैक है, तो उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टेंजेंशियल होता है बेटा। टेंजेंशियल का मतलब एक स्पर्श करते हुए इस तरह से लाइन खींचो, इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो बच्चों अगर मैं एक बॉडी जोर जोर से घूम रहा है लेकिन इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें बच्चों, इस पॉइंट पर अगर डिस्प्लेसमेंट देखें, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगा।
अगर हम इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट देखें तो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगा, इस पॉइंट पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगा, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट देखें इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होगा। तो बच्चों हमेशा टेंजेंशियली डिस्प्लेसमेंट होता है। लिख सकते हैं ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक displacement of a body always tangentially, है ना बच्चों, या act along tangent, act along tangent। अब बोलोगे सर कि टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मतलब बेटा, टेंजेंट क्या होता है, अगर मान लो कोई कर्व पाथ है, अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से ऐसे एक लाइन खींच दो और इस तरह से एक लाइन खींच दो, इस तरह से। आप इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना चाहते हो तो इस पॉइंट पे ऐसे लाइन खींच दो। ये बेटा एक टेंजेंट कहलाता है, जो सर्कुलर ट्रैक के किसी एक पार्ट को स्पर्श करते हुए निकल जाए उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। तो यहां पे अगर एक सर्कुलर ट्रैक पर अगर हम ये देखें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है तो मुझे इस पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा। और बच्चों जब भी आप इस सर्कुलर ट्रैक पर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो एक सेंटर की तरफ बेटा, एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों अगर मैं एक रस्सी की बात करता हूं, एक मैं रस्सी की फोर्स, ये फोर्स है ना, अगर मैं एक रस्सी की बात करता हूं तो रस्सी अगर टूटेगा तो जो उसके अंदर पत्थर जो बांधा होगा, स्टोन जो बांधा होगा, वो सीधे निकल जाएगा, वो राउंड में फिर नहीं घूमेगा, यानी कि राउंड घूम रहा है। इसका मतलब आप बॉल को अपनी तरफ खींच रहे हो और अपनी तरफ तो बॉल नहीं आ रहा है, लेकिन एक सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, घूम रहा है। या इसका मतलब ये हुआ कि आपकी उंगली की तरफ ऐसे राउंड घुमा रहे हो तो आपकी उंगली की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और बच्चों अभी अभी हमने बताया कि रस्सी के अंदर तो टेंशन होता है, रस्सी के अंदर क्या होता है, टेंशन। लेकिन बच्चों इस कंडीशन में जो टेंशन फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब टेंशन जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, वो फोर्स जिसके कारण कोई राउंड राउंड चक्कर घूम रहा है, घूम रही है या घूम रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज कीजिए बच्चों अर्थ के मतलब मून के चारों तरफ और सॉरी सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, ठीक है, ये सबको पता है कि सन के चारों तरफ अर्थ जो है चक्कर लगाती है और इनके बीच में बेटा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे राउंड घुमा रहा है, कौन घुमा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। इसलिए बच्चों जैसे यहां पर एक बात करते हैं, अगर हम एक एटम की अगर बात करते हैं तो एटम के अंदर क्या होता है कि एक छोटा सा एटम के बीचों बीच एक छोटे से एरिया में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। तो वही न्यूक्लियर फोर्स चारों तरफ ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती है। तो इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है ये, लेकिन ये जो कोई भी फोर्स जिसके कारण कोई बॉडी राउंड राउंड घूम रही है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन अ सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों टेंशन का फोर्स भी ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा डायरेक्शन होता है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। यानी कि बच्चों ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब इस कंडीशन में अगर रस्सी की बात करें, अगर ये रस्सी होता तो यहां पर टेंशन लगता है और इस कंडीशन में टेंशन का काम मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है, टेंशन का फोर्स। यानी कि टेंशन की जगह पर यहां मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें लगेगा उसको हम लोग टेंशन फोर्स भी बोलते हैं। यानी कि इस कंडीशन में टेंशन जो होगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग एफ सी से दिखाते हैं, इस कंडीशन में बच्चों T इज इक्वल टू हो जाता है एफ सी फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स और T फॉर टेंशन, ठीक है बच्चों। तो यहां पे दोनों का अगर डायरेक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स का दोनों का डायरेक्शन अगर एंगल देखते हैं बेटा, यहां पर एंगल कितना बना, यहां पे एंगल 90 डिग्री बना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स,
वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। तो बच्चों क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि W बराबर हो जाएगा फोर्स FC इंटू डिस्प्लेसमेंट S। तो बच्चों और यहां पे साथ में cos थीटा आएगा और यहां पे W बराबर लिखेंगे F सेंट्रीपिटल इंटू S इंटू cos थीटा की वैल्यू 0 और ये टोटल बच्चों मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा वर्क डन, यहां पे 0 बन जाएगा। तो सेंट्रीपिटल कोई सा सेंट्रीपिटल हो उसके और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा और हर कंडीशन में वर्क डन क्या आ जाएगा 0। तो आपको कहीं थ्योरी में मिलता है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं वर्क डन बाय पुली। बच्चों पुली जो होता है, यहां पे मान लो एक सामान रखा हुआ बच्चों, ठीक है, और यहां पे पुली खड़ा है। चलो आई एम ट्राइंग टू मेक अ सुटेबल डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, एक यहां पे मतलब सॉरी ये बॉक्स को जमीन पर ही रख दो क्योंकि उठाएगा ना भैया, और बच्चों इसको उठा रहा है। ठीक है, तो जब ये उठा रहा होगा बच्चों, जब ये उठा रहा होगा तो ये यहां पे रख लिया अपने सर पे। ठीक है, ये अपने सर पे रख लिया और सर पे यहां पे देखो ध्यान से, ये सर के ऊपर ये जो बॉक्स है बेटा जिसका मास है m, तो इसके नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा और बच्चों पुली जा रहा है इधर। तो यहां पर देखो ध्यान से mg इधर लग रहा है और पुली इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल बेटा यहां पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो यहां पे वर्क डन बाय पुली क्या हो जाएगा, यहां पे 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा यहां पे कितना डिग्री बन गया 90 डिग्री बन गया है इस तरह से। तो वर्क डन बाय पुली इज 0। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग देखो ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लो यह एक ब्लॉक, यह एक सरफेस है, रफ सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया F और जब फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक किसमें आ गया, ये ब्लॉक आ गया मोशन में आ गया, मोशन में आ गया तो ये ब्लॉक यहां से यहां चला गया और इस मास तो वही रहा लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s हो गया। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा हमको चाहिए, तो फोर्स के बेटा जो एक्सटर्नल फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोज मोशन हो रहा है इधर, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है। तो मोशन का डायरेक्शन अगर ये है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो दोनों के बीच में यहां पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और बेटा जो वर्क डन यहां पर आएगा, वर्क डन आएगा F इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, और वर्क डन यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहां पे वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है बेटा नेगेटिव होता है। कब, ऑलवेज, है ना। क्यों, क्योंकि मोशन के अपोजिट में रहेगा ना ये, तो जिधर मोशन उधर डिस्प्लेसमेंट, जिधर मोशन उधर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा, है ना, तो इसलिए यहां पे हमेशा आएगा नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन बाय बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर देखो ध्यान से, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, तो अगर मान लो कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी है, इधर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा mg और बॉडी का बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है, या तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो सकता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर होगा तो यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन अगर मान लो कोई बॉडी, इस कोई आदमी जो है इस बॉडी को ऊपर उठा रहा है, तो ऊपर उठा रहा है तो यहां से ऊपर उठा के कितना लग गया s लग गया, और फोर्स लग रहा है नीचे। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे लगता है, हमने उठा कर ले गए F लगा करके, तो हमारे द्वारा जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ F इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री होगा, तो वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा F इंटू एस। बट यहां पर आपके थ्रू नहीं पूछ रहा है, यहां पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के पूछ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ भी हो सकता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव यहां पे वर्क डन होगा। ठीक है, कब, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब। ठीक है, समझ में आएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब वर्क डन बाय, ये टोटल टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर कुछ जो है सिचुएशन को देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है
कि ये जो आप लोग का जितना सारा पढ़े हुआ है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हो बढ़िया से अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होते हो और अपना कंफ्यूजन जो है वो अपना मतलब आप मेरे से पूछ लेते हो, तो जितने सारे ये मैंने पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं वो सफिशियंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एनर्जी के बारे में बात करेंगे, कौन सी एनर्जी किस टाइप से कन्वर्ट होती है, कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ डेरिवेशन पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कैसे करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आप लोग का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। और ध्यान रहे कि इस लेक्चर को आप लोग मिस मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है ना। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेरीज होंगे वो मैं आपके क्वेरीज भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा लाइव क्लास के थ्रू, कल या परसों। ठीक है, सो बच्चों थैंक यू सो मच मेरे साथ बनने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखोगे और मेरे द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो पहला क्लास है, अभी तो बहुत सारी स्टोरी बाकी है और आप लोग का बेहतरीन कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।